मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपसे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र इस टॉपिक पर थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है, इनफैक्ट सच पूछिए तो इसके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूछा ही नहीं जा सकता, सिविल सर्विस में कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं के बराबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से देखते हैं तो इसको आधार बना कर के कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पूछा गया हो प्री या मेंस में, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो सीधी सी बात है कि फिर इस पर बात करने की ज़रूरत ही क्या है। इसे आप किनारे कर सकते हैं, लेकिन मैंने किनारे नहीं किया है दोस्तों। ऐसा मैंने पर्पसफुली किया है, यानी कि किनारे नहीं किया है। अक्सर आप जब इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ेंगे या कहीं आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपको उसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द यूज़ होते हुए मिलेगा। इस शब्द का बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर आप उनकी बात को अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं तो आपको ये जानना ही चाहिए कि इनफैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो वो जो कह रहे हैं कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, या कोई भी कह रहे हैं कि हमारे जो देश की जो मैक्रो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तब आप कैसे समझेंगे कि वो किस इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको एग्जामिनेशन में आने की संभावना न होने के बावजूद इस टॉपिक के बारे में कुछ न कुछ जानना ही चाहिए। और मैं जो यहाँ बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूँ कह लीजिए कि एक सामान्य स्तर की बात है। हम बहुत गहराई में जा कर के इस पर बातें नहीं करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके हम शुरुआत करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। देखिए, शब्द है माइक्रो। माइक्रोस्कोप का नाम आपने सुना होगा। माइक्रोस्कोप से आप क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसके जरिए आप किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु को भी देख सकें। यानी कि एक ऐसा यंत्र जो छोटी सी छोटी वस्तु को देखने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म, छोटा। और वैसे भी जो माइक्रो जो ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ भी होता है स्मॉल। स्मॉल इसे हम बोलचाल की भाषा में छोटा कह देते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने इसके लिए प्रयोग किया है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और सामान्य तौर पर साहित्य में व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति। व्यक्ति मुझे लगता है कि अगर हम इन शब्दों को सीधे सीधे इकोनॉमिक्स पर अप्लाई कर दें तो काफ़ी कुछ हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्वरूप क्या होता होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, या यूँ कह लीजिए कि ये होता क्या है अपने आप में, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आइए अब हम दूसरे शब्द को देखते हैं, और बेहतर होगा कि हम इन दोनों को एक साथ लेकर के चलें तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा शब्द है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत इस मायने में कि अगर वहाँ स्मॉल है तो ये लार्ज है, बड़ा है। और लैटिन में भी जो मैक्रो शब्द है इसका अर्थ होता है लार्ज, बड़ा, वृहद। और इसके लिए एनसीईआरटी ने जो शब्द प्रयोग किया है वह है समष्टि। व्यष्टि और समष्टि। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति का जब आप अध्ययन कर रहे हैं, उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले आप जान चुके हैं कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। अब उस आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन में एक व्यक्ति के अध्ययन से लेकर के और विश्व की आर्थिक गतिविधियों तक का अध्ययन निहित है। खासकर ग्लोबलाइजेशन के दौर पर तो हमें विश्व अर्थव्यवस्था की भी बात करनी ही होती है, समझनी ही चाहिए। तो जब हम एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र बन जाता है, यानी कि एक व्यक्ति विशेष का अर्थशास्त्र बन जाता है। लेकिन जब हम उसी अध्ययन को बहुत संपूर्णता के साथ करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, तो वह एक प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स
ये मैंने सामान्य तरीके से आपको बात बताई है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा भी नहीं है। मूल चरित्र बिल्कुल यही है। मूल चरित्र कैसे यही है, आइए इसे थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप एक पार्क में जा रहे हैं, है ना, एक बहुत बड़ा पार्क है और आप पार्क में जा रहे हैं और उसका अध्ययन करना चाहते हैं जा करके। अब आप देखिए कि जब आप पार्क में जा रहे हैं तो अध्ययन करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। तरीके यूँ कह लीजिए कि आपकी दृष्टि दो हो सकती है, आपका उद्देश्य दो हो सकता है। एक उद्देश्य तो आपका यह है कि इस पार्क में ये पर्टिकुलर पौधा पाया जाता है और मुझे जा कर के वहाँ इस पर्टिकुलर पौधे के बारे में स्टडी करनी है। कब लगता है, कैसे बढ़ता है, क्या क्या इसके लिए जलवायु चाहिए, किस किस तरीके से क्या क्या देता है। मान लीजिए आप एक पौधे के बारे में आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि वहाँ जितने फूल हैं उनके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। एक पौधे की बात न करके फूलों के समूह के बारे में कि इस पार्क में किस किस तरह के फूल हैं उसके बारे में आप कह लीजिए कि बॉटेनिकल स्टडी करना चाह रहे हैं। तो ये जो आपकी स्टडी हुई, ये माइक्रो स्टडी हुई। लेकिन एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, और दूसरी अप्रोच ये है कि आप पार्क में जाने के बाद उस संपूर्ण पार्क का अध्ययन करना चाह रहे हैं। इस पार्क की मिट्टी कैसी है, इस पार्क में किस किस तरह की वनस्पतियाँ, किस किस तरह के फूल पौधे वृक्ष पाए जाते हैं, उनका रेवेन्यू क्या है, इस पर क्या खर्च होता है, इससे कितनी कमाई होती है। इस तरह की सारी चीज़ों को या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप उस पार्क के बारे में अपने अध्ययन में शामिल कर रहे हैं। तो अब ये जो दूसरा तरीका हुआ या दूसरा जो अप्रोच है, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब आप देखिए कि माइक्रो लेवल पर आप किसी एक का अध्ययन कर रहे हैं। अब यहां एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का समूह भी हो गया। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के समूह को आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक फर्म है, एक कंपनी है। अब उस कंपनी में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो अब जब आप उस कंपनी के बारे में अध्ययन करते हैं, या वो कंपनी जब कोई निर्णय लेती है अपने बारे में, तो वह भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, मैक्रो नहीं होगी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। क्योंकि इस हमारे ही देश में इतनी सारी कंपनियां हैं और इतनी सारी कंपनियों में से एक कंपनी के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं या एक कंपनी के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। हालांकि आप देखिए कि उसमें एक ही व्यक्ति नहीं है, यहां आपको समझना होगा। चलिए इसे हम इस उदाहरण के जरिए अब समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टडी कर रहे हैं भारत के का पेट्रोलियम उद्योग, भारत का पेट्रोलियम उद्योग, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में आप कोई पॉलिसी बनाते हैं। तो अब आप देखिए, चूंकि उसमें पेट्रोलियम से संबंधित सारे उद्योग शामिल हैं, तो ये एक बृहद हो गया, एग्रीगेट हो गया। तो ये हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बृहद, बड़ा, लार्ज स्केल पर आप स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस पेट्रोलियम उद्योग में से एक पेट्रोलियम उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और वह रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, रिलायंस पेट्रोलियम। तो जब आप रिलायंस पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्री, अगर आप उसके स्वरूप को देखें तो कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस पेट्रोलियम कोई छोटा उद्योग नहीं है, बहुत बड़ा उद्योग है, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उसका पूरा का पूरा नेटवर्क है। लेकिन चूंकि हम पूरे पेट्रोलियम उद्योग की बात न करके केवल एक उद्योग की बात कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा बाकायदे सूक्ष्म या कह लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पूरे सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं, तो वह मैक्रो हो जाता है। लेकिन जब उस सेक्टर के किसी एक के बारे में बात करते हैं तो वह माइक्रो हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों को अगर हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, जब हम एक फर्म के बारे में बात करें, यहाँ अगर हम रिलायंस पेट्रोलियम की बात करें, तो रिलायंस पेट्रोलियम एक फर्म है। इसे आइए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। एक फर्म है, ठीक है। अब इस फर्म का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य क्या है? इस फर्म का मूल उद्देश्य है कि जो कंपनी के उसके शेयर धारक हैं, जिन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं, वह उनके हित के लिए काम करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। वो सरकार के हित के लिए काम नहीं कर रही है।
ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जो रिलायंस पेट्रोलियम, सरकार क्या हित उसमें सध रहा है तो बात अलग है, क्योंकि वो सधेगा ही, वो सरकार को इतना टैक्स दे रही है तो सरकार को तो टैक्स चाहिए, सरकार को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसका जो पर्पज़ है वह है कि उसके जो शेयर धारक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और इसी तरह से वो निर्णय लेती है, एक जो जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसके दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करती है। ठीक है। तो यहाँ अब आप देखिए, तो जो आपको थोड़ा सा सोचेंगे तो जो दृश्य दिखाई देगा कि एक बहुत बड़े पेट्रोलियम जगत के तहत ये जो रिलायंस पेट्रोलियम है एक छोटा सा चीज़ हो गया, छोटे सा कण हो गया। तो इसीलिए ये हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अंग। अब थोड़ा सा हम इसे और आगे आइए बढ़ते हैं। इसके बाद मैं फिर कुछ आपको लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आएंगे और कौन कौन से टॉपिक बृहद अर्थशास्त्र में आएंगे। देखिए, मैं अगर सूक्ष्म और बृहद कह रहा हूँ तो इसे आप अपनी तरफ से व्यष्टि और समष्टि कह सकते हैं, और बल्कि कहिए भी, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, और अगर एग्जामिनेशन में अगर कुछ पूछ भी लिया जाता है तो मुझे लगता है कि शायद वो इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चलिए हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, कोई नीति बनाती है, तो देखिए जो सरकार नीति बनाएगी वो एक तरह से ज़्यादातर उसकी जो नीतियाँ होंगी वो मैक्रो लेवल की होंगी, वो पूरे देश के लिए बनाएगी, या किसी स्पेस इंडस्ट्री के लिए बना रही तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, रिलायंस पेट्रोलियम के लिए वो नहीं बनाएगी, पेट्रोलियम उद्योग के लिए बनाएगी। इसका मतलब है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुत ही व्यापक होती हैं, उसका असर उस क्षेत्र के, उस सेक्टर के सभी उद्योगों पर पड़ता है, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सभी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, उससे जुड़े हुए इंडस्ट्री पर, तो इसका जो प्रभाव हो रहा है वो माइक्रो लेवल पर हो रहा है ना। तो जो नीतियां बन रही हैं वो मैक्रो पर बन रही हैं या बृहद पर बन रही हैं, और उसका जो प्रभाव हो रहा है वो माइक्रो पर हो रहा है। इसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और मज़ेदार बात है कि जो कंपनी होती है और कंपनी जो निर्णय लेती है, जैसे एक कंपनी निर्णय ले रही है, मान लीजिए कि रिलायंस पेट्रोलियम है और रिलायंस पेट्रोलियम कोई भी निर्णय ले रही है, तो उसके जो निर्णय हैं वो निर्णय माइक्रो लेवल के हैं, क्योंकि वो जो निर्णय ले रही है वो अपनी कंपनी के बारे में ले रही है, और आप इससे पहले जान चुके हैं कि कंपनी जो भी निर्णय लेती है वह माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। लेकिन वो जो निर्णय ले रही है तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए अपनी कंपनी पर तो पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा सा और अधिक व्यापक भी होगा। उसका प्रभाव सरकार पर भी पड़ेगा, सरकार पर इस रूप में पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव आ जाएगा, लेकिन इस रूप में तो पड़ेगा ही ना कि उसको कितना टैक्स मिल रहा है, या वहाँ आसपास के लोग जो रहने वाले हैं, दूसरे लोग जो कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। जो दूसरे पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री हैं, अगर मान लीजिए कि रिलायंस पेट्रोलियम निर्णय लेते हैं कि हम अपने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बहुत गिरा देंगे, कम कर देंगे, जैसे कि जियो और कंपनी ने किया, उसने आते ही अपने रेट्स बहुत ज़्यादा कम कर दिए आपके नेटवर्क के और डेटा वगैरह के, जीबी डेटा वगैरह के। तो जब उसने रेट कम कर दिए तो जो दूसरी जो कंपनी थी कम्युनिकेशन की, जो मोबाइल इंडस्ट्री की, तो उनको भी अपने रेट कम करने पड़े, तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कंपनी निर्णय लेती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है, और उसके जो प्रभाव होते हैं वो मैक्रो लेवल पर होते हैं। और दोस्तों, ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद मान करके चलिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सरकार मैक्रो पर निर्णय लेती है, उसका प्रभाव माइक्रो पर होता है। एक कंपनी है जो निर्णय लेती है वो माइक्रो पर लेती है, लेकिन उसका प्रभाव मैक्रो पर होता है। तो ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे के पूरक भी हैं। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, पूरक भी हैं को। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जब आपका ये जो स्टेटमेंट है कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप किस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो या मैक्रो? आप बताइए। आप बता देंगे कि इसका मतलब, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बृहद इकोनॉमिक्स की बात, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो इसमें तो पूरी अर्थव्यवस्था आ गई, तो स्वाभाविक है कि ये बृहद स्तर पर हम बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैक्रो इकोनॉमी अच्छी नहीं है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फिर हमारे यहाँ की माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या स्थिति होगी, माइक्रो इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी, तब आपका उत्तर क्या होगा? कि
कि जब मैक्रो ही अच्छा नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था ही अच्छी नहीं है, तो हमारे यहाँ जो दूसरे इकोनॉमी के सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है। ठीक है, उसमें कोई पर्टिकुलर हो सकता है कि उसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो, लेकिन एज ए होल तो जो यहाँ कंपनी काम कर रही होंगी, जो सर्विस सेक्टर होगा, उन सब की हालत खराब ही होगी, तभी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्थिति अच्छी होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी स्थिति अच्छी होगी, और इसके विपरीत में विपरीत होगा। तो आप देखिए कि कैसे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़े से उन विषयों के बारे में बता रहा हूँ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं। और मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स को मैं टॉपिक्स ही कह लीजिए, जो बताने जा रहा हूँ, सुनने के बाद आपके दिमाग में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्थिति बननी चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए, वो शायद बन जाएगी। तो हम पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आप कह सकते हैं कि जब हम अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं तो शुरुआत माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही हुई होगी, क्योंकि उस समय तो न तो ये विषय इतना जटिल हुआ था और न इतने व्यापक स्तर पर बात होती थी। मान लीजिए कि मांग एवं पूर्ति की आप बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई की बात किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगी? माइक्रो के अंतर्गत होगी। मैं अब आपको जो लिस्ट बता रहा हूँ वो माइक्रो के ही लिस्ट बता रहा हूँ, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्योंकि मांग व्यक्ति करेगा, पूर्ति व्यक्ति करेगा। अब ये बात है कि उनके एग्रीगेट को लेकर के वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन मांग और पूर्ति तो आपको व्यक्ति के स्तर पर देखनी पड़ेगी। तो मांग एवं पूर्ति, ठीक इसी तरह से सेविंग्स, बचत, ठीक इसी तरह से व्यक्ति की उत्पादकता क्या है, उसकी उत्पादक क्षमता क्या है, उद्योगों की उत्पादकता क्या है, बाजार में कंपटीशन की स्थिति क्या है, किस तरह की प्रतिस्पर्धा हो रही है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब हम बात करते हैं। अब एक उद्योग को छोड़, एक काम को छोड़ करके जब आप दूसरे काम में जाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो वो आपके माइक्रो में आ जाएगा। श्रम के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो माइक्रो में आएगा। बाजार में जो कीमतों में उतार चढ़ाव जो होते रहते हैं वो माइक्रो के अंतर्गत आ जाएगा। जब हम वेलफेयर इकोनॉमी की बात करते हैं, कल्याण अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो अब देखिए कि गरीबों के लिए क्या किया जाए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया जाए, महिलाओं के लिए क्या किया जाए, बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो स्पेसिफिक हो जाता है ना। तो कल्याण से संबंधित जो अर्थशास्त्र होगा वो माइक्रो में आ जाएगा। जब आप बाजार की एनालिसिस करेंगे, मार्केट की एनालिसिस करेंगे कि मार्केट क्यों सफल हो रहा है, मार्केट क्यों असफल हो रहा है, तो सफलता और असफलता का भी कारण जो आप जानना चाहेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत एक प्रकार से जब शुरुआत हुई होगी उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स ही चल रहा होगा, और बहुत ही लंबे समय तक माइक्रो इकोनॉमिक्स ही काम करता रहा, क्योंकि उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नहीं जुड़ी हुई थी। हमारे पास जो उत्पादन के तौर तरीके थे वो भी कोई बहुत ज़्यादा जटिल नहीं थे, है ना। व्यापार भी होता था तो कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता था, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से काम चल जाता था। इसके बाद होता क्या है, अब आप देखिए कि हम फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स में आए कैसे, बस इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सन 1929 को आप याद रखिए, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। और ईयर इसलिए है कि 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था। उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, हिंदी में कहते हैं महामंदी। वो कोई मंदी का दौर नहीं था, वो महामंदी का दौर था। महामंदी, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की ये स्थिति है। आपको शायद इसके बारे में जानकारी भी होगी। पूरी की पूरी दुनिया में महामंदी आई। जब ये महामंदी की बात आई तब जो अर्थशास्त्री थे, जब इसके कारणों की तलाश करने लगे तो बहुत से कारण मिले, और उसमें एक बात ये भी आई कि ये जो हम सारी चीज़ों को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर सोच देख रहे हैं, और जिस लेवल पर आप देखिए विश्लेषण करेंगे आपकी नीतियाँ भी उसी लेवल पर बनेंगी। तो हम सब कुछ चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर कर रहे हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी कि नहीं, आप चीज़ों को, अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को इतने छोटे स्तर पर मत देखिए, उसको आप संपूर्णता में देखिए, एग्रीगेशन में देखिए, उसको विस्तार के साथ देखिए। तो बहुत इसकी ज़बरदस्त आलोचना होने लगी। एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम आपको खासकर याद रखना चाहिए, और वो है जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी बहुत एक
प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये भी आपको याद रहना चाहिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। तो जॉन किन्स ने, शॉर्ट फॉर्म में आपको जॉन किन्स भी इनका नाम मिल जाएगा पढ़ने को, उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थव्यवस्था को एक संपूर्णता में देखा जाना चाहिए, व्यापक तौर तरीके से देखा जाना चाहिए। और आप यूं कह सकते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही तो लोगों ने इस पर विचार करना शुरू किया। उनकी बात, जो किन्स की बात थी, लोगों को बहुत सही लगी, अपील की, और एक प्रकार से वहाँ से फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। तो आप जॉन मैनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कह सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अब आप देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम ले सकते हैं, है ना। तो एक संक्षिप्त में थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी माइक्रो के बारे में जाना है, तो आप मैक्रो के बारे में भी जान लेंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर क्या है, इसके बारे में पता लगाना है। मुद्रास्फीति का पता लगाना, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, तो ये जो अध्ययन होगा वो मैक्रो पर होगा। आप एक चीज़ के बारे में तो करके महंगाई का पता लगा नहीं सकते हैं ना, आपको व्यापकता से देखना होगा कि महंगाई। देखिए, जब हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 चीज़ों की कीमतें ज्यों की त्यों हैं, अगर उसमें एक आध चीज़ की कीमत बढ़ गई तो हम कहेंगे महंगाई बढ़ रही है। वो टोटलिटी में होगी, टोटलिटी में महंगाई बढ़नी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक चीज़ की बढ़ गई है और 9 चीज़ की स्थिर है तो हम कह दें महंगाई बढ़ गई क्योंकि एक चीज़ की बढ़ गई है। तो यहाँ आपको तथ्यों को टोटलिटी में पकड़ना पड़ेगा। तो मुद्रास्फीति, जिसे हम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं, ये एक बृहद अर्थशास्त्र का हिस्सा हो जाएगा। बेरोजगारी के बारे में अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, फिजिकल पॉलिसी, जिसे आप राजकोषीय नीति कह रहे हैं, आप राजकोष की नीति, फिजिकल पॉलिसी, तो आपको तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर के चलना पड़ेगा, तब आप फिजिकल पॉलिसी पर कुछ बात कर सकेंगे, बना सकेंगे। आयात निर्यात के बारे में जब आप कोई नीति बना रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, इसी तरह से जब आप अपने देश के जीवन स्तर, लेवल ऑफ लिविंग के बारे में अगर आप कुछ विचार कर रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में विचार कर रहे हैं, नेशनल कंजम्पशन के बारे में आप कुछ बात कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उपभोग के बारे में, ठीक इसी तरह से राष्ट्रीय बचत। अब देखिए, शब्द ही है राष्ट्रीय बचत, तो इसमें तो संपूर्णता की बात आ गई। इसी तरह से आपके पास जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, राष्ट्रीय संसाधन हैं, उनका आप आवंटन कर रहे हैं, इसे आप बजट भी कह सकते हैं, बजट बना रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाएगा। अगर आप दुनिया के बाजार के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो फिर वो एक सीधे सीधे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी थी मेरी ओर से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये बात मैंने आपके सामने केवल इसलिए रखी है ताकि अर्थशास्त्र पर धीरे 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 आपकी पकड़ बेहतर हो सके, क्योंकि अर्थशास्त्र की शब्दावलियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम बोलचाल में नहीं करते, यहाँ तक कि हम अपने बाजार में भी नहीं करते। जब हम सामान लेने जाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, अपने अर्थशास्त्रीय डिसीजंस हम खुद लेते हैं, उन शब्दावलियों से हम परिचित नहीं होते। और इसकी जो शब्दावलियाँ होती हैं थोड़ी सी पारिभाषिक किस्म की भी होती हैं। जैसे मैंने कहा मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति अर्थशास्त्र की शब्दावली है, लेकिन बोलचाल में हम इसे ही कह देते हैं महंगाई, है ना। तो आप उन शब्दावलियों को समझ सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें, थोड़ा सा साइंटिफिक रूप में समझ सकें कि अर्थशास्त्र में इसका इस्तेमाल किस प्रयोजन से किया जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। और मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। तो अब इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।